Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Today, we will continue with the chapter 15, the Mughal Empire, part 3. Today, first of all, we will do with the first of governance under the Mughal Empire, administration. The Mughals managed to unite the country politically. They established a uniform system of administration which was a combination of both Indian and Persian systems. कहते हैं जो मुगल्स थे उन्होंने यूनाइट करने के भी काम किया, देश को एकजुट करने का जो है भरसक प्रयत्न भी किया और उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक से शासन व्यवस्था रखी जिसके अंदर दोनों तरह के सिस्टम, बोथ इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम. दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग. वे किस बात में विश्वास करते थे कि अल्टीमेट जो सत्ता जो है पर राज किसका है, जो पावर है वो मेन किसके हाथ में है, राजा के हाथ में है. राजा को ही सबसे पावरफुल माना जाता था. ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट मिनिस्टर असिस्टेड द एम्परर. सेना और मंत्री जो थे वो क्या करते थे, हेल्प करते थे कि ना एम्परर की. असिस्टेड का मतलब हेल्प्ड. The whole empire was divided into the subas which were governed by the सूबेदास, यानी कि होल एम्पायर को प्रोविंसेस, सूबास होते हैं प्रोविंसेस, राज्य में छोटे छोटे राज्य में बटा था और जिसकी देख रेख कौन करते थे, सूबेदार, जिनको गवर्नर बोला था. द दीवान वॉज द कलेक्टर ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड द कोतवाल लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी. दीवान का काम क्या था कि जितने भी है कर व्यवस्था का प्रबंध करना, यानी कि कर लोगों से वसूलना. और कलेक्टर कोतवाल का काम क्या था कि शहर के अंदर शासन व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था को सही तरीके से रखना. अकबर स्टार्टेड द इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम बेस्ड ऑन रैंक और पोजीशन इन द ऑफिशियल हिरार्ची. अकबर ने मनसबदारी सिस्टम जो है शुरू किया था. मनसबदारी यानी कि रैंक और पोजीशन के हिसाब से सबको जो है देना, उनको बेस्ड ऑन रैंक एंड उसको मंत्री, वजीर कि ना कोतवाल, ये सब क्या रैंक और पोजीशन दे रखे थे. एंड द मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. और जो है मनसबदार जो थे वो देश के अंदर और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखने में मदद करते थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज सोसाइटी एंड इकोनॉमी. अब सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द टू लेवल्स, यानी कि दो लेवल में बटी हुई थी. द नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल्स फॉर्म द अपर एंड क्लास. दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, यानी कि द नोबिलिटी और जो बहुत जाने माने लोग थे और जो हाई ऑफिशियल्स जो अपर क्लास के माने जाते थे, इसमें बटी हुई थी. और जो ये लोग थे अपर क्लास के लोग, लिव्ड ए लाइफ ऑफ लग्जरियस आरामदेह लाइफ जीते थे. बट ऑन द अदर हैंड क्या था, द लोअर कास्ट वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एंड अदर लोली जॉब्स इन द सिटीज. और जो लो कास्ट के लोग थे वो क्या करते, खेती बाड़ी करते थे या और छोटी मोटी नौकरी जो है शहर के अंदर करते थे. दे लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशंस. उनकी जो है कंडीशन, उनकी दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. The main source of state income was from the land revenue which was fixed at 1/3 of the produce. यानी कि मेन सोर्स इनकम क्या था, लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू में क्या था कि हर व्यक्ति को क्या था, अपना जो उत्पाद होता था, जो भी उनकी पैदावार होती थी, उसका एक तिहाई हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था. द स्टेट लैंड वाज नोन एज खालिसा. और जो भी स्टेट लैंड थी उसको खलीसा. खलीसा का मतलब है, स्टेट लैंड में खलीसा का मतलब है कि उसका जितना भी कर था डायरेक्ट जो था राजा के खजाने में जाता था, इसलिए उसको जो है स्टेट लैंड वाज नोन एज खालिसा. ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड एज इंडियन, यानी कि उस समय अकबर ने शुरू किया था खलीसा जो इकताज, यानी कि जो भी जितना कर है वो राजा के खजाने में जाता था. दूसरा जागीर होती थी, जागीरदारों को जो उनको इनाम के रूप में देती थी और वो उनकी अपनी होती थी. एंड द ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड एज इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. मैनी फॉरेन कंपनीज लाइक द पोर्चुगीज, डच and the English were involved in trading.
उस समय बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में व्यापार कर लेंगे, उनमें से डच थे, पोर्चुगीज थे और इंग्लिश थे जो उनके साथ व्यापार हुआ था। द मुगल एम्परर्स एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग सराइज, रोड्स एटसेट्रा। और जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने जो है सराय बनवा के, रोड्स बनवा के, क्योंकि उस समय पक्के तो हुआ नहीं करती थी, तो इसलिए ये सब सराय, जगह जगह सराय बनवाई, रोड्स बनवाई और एनकरेज किसका, बढ़ावा किसको दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज द रिलीजन। उस समय रिलीजन क्या था? द मुगल एम्परर जो फॉलोड जो था वो क्या था? फॉलोड इस्लाम। उस समय जो मुगल एम्परर्स थे वो क्या थे कि कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? इस्लाम को। यानी कि उस समय इस्लाम धर्म, क्योंकि वो मुगल थे और वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स द अदर रिलीजन्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। कहते हैं उस समय अकबर जो थे वो पहले मुगल शासक थे जिन्होंने जो है दूसरे धर्मों के प्रति भी उदारता का व्यवहार रखा ताकि वो अपने साम्राज्य को मजबूत बना सकें भारत के अंदर। इसलिए उन्होंने किया इट एम्ड एट हार्मनी अमंग द डिफरेंट रिलीजन्स। कहते इससे क्या हुआ? आपस में दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार बना रहे। ही सेट अप ए हॉल फॉर वर्शिप, यानी कि जिसको इबादत खाना कहा जाता था, उन्होंने वो एक हॉल बनाया इबादत खाना, विच वॉज ओपन टू बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइक जैन्स, हिंदूज, जोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियंस एटसेट्रा। कहते हैं उस इबादत खाना में क्या था? अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग आते थे और उनकी अच्छी बातों को डिस्कस किया जाता था। उस समय जो है उनके ऊपर डिस्कशन होते थे, अच्छी बातें मानी जाती थी, एक दूसरे को सुनाई जाती थी। शाहजहां एंड जहांगीर वर ऑल्सो टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स बट औरंगजेब वॉज ए स्टॉन्च मुस्लिम। कहते हैं शाहजहां जो और जहांगीर थे वो भी दूसरे धर्मों के प्रति उदारता का व्यवहार रखते थे, लेकिन जो औरंगजेब थे वो बिल्कुल ही कट्टर मुसलमान थे। ही फोर्स द हिंदूज टू अडॉप्ट इस्लाम, ही इम्पोज्ड जाजिया ऑन हिंदूज। कहते हैं उसने जो है हिंदुओं को ज़बरदस्त इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया और हिंदू लोगों के ऊपर जाजिया भी लगाया। बेटा जाजिया क्या है? इट टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस टू देयर मुस्लिम रूलर्स। उस समय जो जितने भी हिंदू धर्म के या दूसरे धर्म के लोग होते थे उनको जो है उस समय मुस्लिम रूलर्स को वहाँ पर रहने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुस्लिम रूलर्स को क्या देना था? टैक्स देना पड़ता था, जिसको जाजिया बोला जाता था। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस, यानी कि औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस वीकेंड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। कहते हैं उसकी जो पॉलिसी थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, उसने जो है मुगल एम्पायर को क्या कर दिया? कमज़ोर बना दिया, और इसीलिए जो है मुगल एम्पायर का जो है पतन हो गया। अब है लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कहते ऑल ग्रेट वर्क्स ऑफ संस्कृत लाइक राजतरंगिणी, महाभारत, रामायण एंड पुराण वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। कहते हैं उस समय जो है जितने भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए जितने भी महाकाव्य थे, जैसे राजतरंगिणी, रामायण, महाभारत, पुराण, उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। हिस्ट्री बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन राइटिंग्स। और इस समय इतिहास में जो था हिस्ट्री जो था एक इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि इतिहास के बारे में लिखना जो है एक इम्पॉर्टेंट बात थी इंडियन राइटिंग्स के अंदर। बाबरनामा, अकबरनामा एंड आईने अकबरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। कहते हैं बाबरनामा, अकबरनामा और आईने अकबरी से हमें उस समय के पीरियड के बारे में पता लगता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। जहांगीर वाज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। कहते हैं जहांगीर जो थे वो खुद एक पर्शियन भाषा के विद्वान थे और उन्होंने तुज़के जहांगीरी भी लिखी। शाहजहां पेट्रोनाइज्ड फेमस राइटर्स ऑफ दैट टाइम। पेट्रोनाइज का मतलब होता है सम्मान देना, उपहार देना किसी को। उपहार नहीं, सम्मान देना, सम्मान देते हुए उपहार देना, यानी कि सम्मानित करना किसी को। शाहजहां जो थे उस समय के लेखकों का बहुत सम्मान किया करते थे। मुगल रूल वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक। कहते हैं मुगल रूल को, जितना भी मुगल काल रहा है उसमें जो है म्यूजिक का जो है सुनहरा युग रहा है। तानसेन वाज द
फेमस ज्वेल ऑफ अकबर्स कोर्ट। कहते हैं उस समय तानसेन जो थे एक हीरे अकबर के दरबार के एक नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे। पोइट्री वॉज वेरी पॉपुलर। पोइट्री उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इट वॉज बेस्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ थीम्स रेंजिंग फ्रॉम रॉयल कोर्ट टू वर्शिप, यानी कि बहुत सारे थीम्स थे, बेस थीम्स के ऊपर बेस थी, यानी कि केवल पोइट्री राज दरबार की जो है शोभा के ऊपर या राजा की ही शान शौकत के बारे में ही नहीं रची जाती थी, बल्कि पूजा के रूप में भी पोइट्री का प्रयोग किया जाता था। द मुगल्स बिल्ट फाइन स्पेसिमन्स ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल्स ने बहुत अच्छे अच्छे कलाकृतियों का भी निर्माण करवाया। अकबर बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, फतेहपुर सिकरी एंड बुलंद दरवाज़ा नियर आगरा। कहते हैं उसने जो है क्या बनवाया, अकबर ने हुमायूं टॉम्ब बनवाया दिल्ली में, और क्या फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाज़ा जो है उन्होंने बनवाया। कहते हैं जहांगीर लेड द ब्यूटीफुल गार्डन्स लाइक शालीमार बाग, और जहांगीर ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है सुंदर जो है बागों का निर्माण किया, उनमें से शालीमार बाग एक है। बट इट इज़ शाहजहाँ हु इज़ नोन एज द इंजीनियर एम्परर या इंजीनियर किंग। कहते हैं लेकिन शाहजहाँ जो है उनको हम इंजीनियर किंग भी से भी बोलते हैं, क्योंकि उनको जो है कलाकृतियों की बहुत एस्थेटिक सेंस थे। ही बिल्ड रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल। और कहते हैं उन्होंने जो है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और जो है विश्व प्रसिद्ध जो है ताजमहल को बनवाया। औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट्स। औरंगजेब को इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। द पेंटिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड वर ए सिंथेसिस ऑफ, कहते हैं इंडियन एंड पर्शियन स्कूल्स ऑफ आर्ट। मुगलों की जो कलाकृतियाँ थी, जो पेंटिंग्स चित्रकारी थी, उसमें भारतीय और पर्शियन स्कूल ऑफ आर्ट दोनों का एक जो है मिश्रण दिखाई देता है। बिसाइड्स बीइंग ए पैटर्न ऑफ पेंटर्स, जहांगीर हिमसेल्फ वॉज ए वेल नोन पेंटर। कहते हैं बल्कि वो जो है कलाकारों का सम्मान, चित्रकारों का सम्मान ही करते थे। कहते कहा जाता है कि जहांगीर एक खुद एक बहुत अच्छे जो है चित्रकार थे। द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर ऑल वर एट देयर जेनिथ ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। कहते हैं उस समय जो है जेनिथ होता है ऊंचाइयों पर, हाइट पर, उस समय जो है ऊंचाइयों के शिखर को जो ये सब साहित्य, म्यूजिक, पेंटिंग आगे ये सब छू रहे थे। अब है आगे डिक्लाइन ऑफ मुगल। डिक्लाइन का मतलब है पतन। अब पतन कैसे हुआ, मुगल्स एम्पायर का पतन कैसे हुआ। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ मुगल एम्पायर वर रिलीजियस टॉलरेंस। कहते जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वह ये कि मुगल साम्राज्य को मजबूत दृढ़ बनाने का जो मेन कारण था वो था रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन अनह्यूमेन अप्रोच, यानी कि दूसरे लोगों के प्रति जो है दयालुता की अप्रोच रखना, स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना, और एक सुचारू जो थी शासन व्यवस्था थी। बट द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड वंस दीज पॉलिसीज वर रिवर्स। कहते हैं जो है डिसइंटीग्रेशन कब स्टार्ट हुई, कब सब अलग अलग होना शुरू हुआ, जब इन सब जो पॉलिसीज का उल्टा, रिवर्स का मतलब ये सब पॉलिसीज उल्टी होनी शुरू हो गई। द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न द राजपूत अगेंस्ट हिम, यानी कि उसने जो रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, दूसरे धर्मों के लोगों को ना सहन करना, उनको ज़बरदस्ती जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाना, ये सब चीज़ें क्या थे, राजपूत उसके अगेंस्ट हो गए। हु हैड ऑलवेज सपोर्टेड द मुगल, जो कि ना कभी मुगल एम्पायर को सपोर्ट करते थे। सेम वॉज द कंडीशन ऑफ द सिक्स एंड द मराठास, और सिख और मराठाओं ने भी जो है औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए। द मुगल्स डिड नॉट हैव एनी रूल ऑफ सक्सेशन एंड हेंस द डेथ ऑफ ईच रूलर रिजल्टेड इन ब्लडी वॉर्स एंड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ नोबल्स। कहते मुगलों के जो आगे आने वाले उत्तराधिकारी थे वो इतने अच्छे नहीं थे। कहते इसीलिए अगर कोई एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रूलर की डेथ होती थी तो उसके बाद जो उनके बैठने गद्दी पर बैठने वाले क्या करते थे, उनके अपने बेटे ही आपस में षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज होते हैं, षड्यंत्र रहते हैं और एक दूसरे को जो है मार काट कर जो है खुद गद्दी पर बैठ जाते थे। आपने जैसे देखा है शाहजहाँ के जैसे भी मार पड़ा, उसके खुद के बेटों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि अब शाह जो है उनके पिताजी बीमार पड़ गए तो गद्दी पर कौन बैठेगा। वो तो औरंगजेब थे, दारा शिकोह थे, उनके जो बेटे थे वो उनको पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने उनको भी मौत के घाट उतार दिए। तो ये सब क्या है, आपस में ही जो है लड़ाइयाँ करने
और एक दूसरे को मौत के घाट उतार देना। वीक एंड इनएफिशिएंट सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब प्रोवाइडेड एन ओपन इन्विटेशन फॉर इंटरनल रिबल्स एंड फॉरेन इन्वेशंस। कहते हैं अपने ही औरंगजेब के खुद के ही बहुत कमज़ोर जो थे उत्तराधिकारी जो थे, उन्होंने भी जो है अंदरूनी यानी देश के अंदरूनी जो अंदर भी विद्रोह उत्पन्न कर दिया, और जो है दूसरे विदेशी विद्रोहीकारों को भी जो है इनवाइट कर दिया। करप्ट ऑफिशियल्स एंड हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिजल्टेड इन रिवोल्ट्स बाय पेजेंट्स लीडिंग टू लो टैक्स कलेक्शन। कहते हैं करप्ट ऑफिशियल्स भी जो थे करप्ट थे, सही नहीं थे, और लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा था, और इसी कारण से किसानों ने भी जो है विद्रोह कर दिया। द नोबल्स मनसबदार ग्रेजुअली बिकेम मोर पावरफुल देन द सेंट्रल अथॉरिटी। क्योंकि नोबल्स और मनसबदार क्या करते थे, उनको ज़मीनें दे दी जाती थी, जगीरें दी जाती थी, उनके पास पावर ज़्यादा होने लगी, और उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट जो है राज्य बसाने शुरू कर दिए थे, और उनके पास जो सेंट्रल अथॉरिटी वो ज़्यादा पावर शक्तिशाली हो गए थे। दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक हैदराबाद, अवध, बंगाल एटसेट्रा। उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेट बनानी शुरू कर दी, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। द यूरोपियंस वर द राइजिंग पावर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम and they gradually took over the internal administration, trade and territories of the Mughal Empire to strengthen their rule। कहते हैं उस समय जो था यूरोपियंस का हमारे देशों में आना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे अंदरूनी जितनी भी शासन व्यवस्था था उस पर भी, शासन व्यवस्था पर, व्यापार पर, राज्यों पर जितने भी थे, मुगल साम्राज्य के ऊपर जो है अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, उनको अपने अधीन लेना शुरू कर दिया था, अपने और टेरिटरीज ऑफ मुगल एम्पायर टू स्ट्रेंथन, और अपने शासन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब रिमेन्ड इन डेक्कन फॉर ऑलमोस्ट 20 years विच गेव एन अपॉर्चुनिटी टू गवर्नर्स टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कहते हैं खुद औरंगजेब जो है डेक्कन में 20 साल रहा, और जिससे के कारण जो है दूसरे लोगों को, गवर्नर्स को ये मौका मिल गया कि वो अपनी अलग अलग, क्योंकि दक्षिण से और उत्तर की तरफ आने में जो था काफ़ी दूर होने की वजह से उसने जो है उन लोगों के, क्योंकि उस समय कोई इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम तो होता नहीं था कि एकदम से पता लग जाए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दूसरे गवर्नर्स को जो है मौका मिल गया अपने अलग अलग स्टेट्स जो है एस्टैब्लिश करने का। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।